हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल कृष्णा सिंह देव। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के लिए एक अमेजिंग अमेजिंग सीरीज, जहाँ पर मैं आपको सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। और चिंता मत करो बच्चों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ अभी तो अगस्त हो गया, हमने अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं ली है, कैसे चलेगा, पेरेंट्स ने बोला था क्लासेस ले लो और हमने चूज किया क्लास नहीं लेने का। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि हमारे मार्क्स कम आए तो कहीं हम फंस ना जाए, तो डोंट वरी एट ऑल। आई एम देयर टू टीच यू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड जो एडवांस भी होंगे वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। इस एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और यहाँ से आपको जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपको करने वाली हूँ। चलिए, तो हम लोग जो पिछली क्लास कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कुछ बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, जैसे कि गोइंग कंसर्न, अकुलर एक्सेट्रा। अब हम आज कुछ प्रिंसिपल देखने वाले हैं और इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल अजम्पशन से कैसे सेपरेट है। देखो, जो अजम्पशंस होती हैं दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, प्रिंसिपल्स आल्सो। तो यहाँ पे बहुत स्लाइट डिफरेंस है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दीज आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड बाय ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। ओके, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो साइज में या बड़ा हो साइज में, या फिर वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो देखो क्या है ये प्रिंसिपल। अगेन हैंड रिटन नोट्स में है। हैंड रिटन नोट्स कहाँ है बेटा? हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, एंड साथ ही साथ ये जो नोट्स है मेरी ऐप पर अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल है। चलिए, तो नोट्स की खासियत क्या है? नोट्स की खासियत ये है कि क्योंकि नोट्स में मैंने पूरी चीजें कैसे प्रेजेंट करनी है एग्जाम में वो बताया है, तो अगर आप नोट से पढ़ते हैं तो आपको ये फायदा होता है कि आपको साथ साथ लर्न भी करने के लिए पॉइंटर्स मिल जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल में हम लोग कर रहे हैं कि ये अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अच्छा सॉरी, मैं बीच में आपको ये पहले तो बताना ही भूल गई कि अजम्पशन और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या है। अजम्पशंस मतलब हमेशा ये अज्यूम करके चलना कि ये अजम्पशन फॉलो होती है किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए, कैसे भी बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दीज आर सर्टेन अजम्पशन विच आर बीइंग फॉलोड, और ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। अजम्पशन अगर फॉलो नहीं कर रहे हो आप किसी कारण से, तो वो डिस्क्लोजर होना चाहिए। डिस्क्लोजर होना चाहिए, जैसे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमेशा ये फॉलो किया जाता है कि ये अजम्पशन फॉलो हो रही है, हमेशा एज्यूम किया जाता है कि अजम्पशन फॉलो हो रही है, और इसको लिख के अलग से बताना नहीं होता है कि ये हमने अजम्पशन फॉलो करी। हाँ, नहीं फॉलो करिए तो आपको बताना पड़ता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं? बेस्ड ऑन दिस अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके, चलिए, तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम वापस आ जाते हैं। क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो भाई, बिजनेस इज सेपरेट एंड बिजनेस मैन इज सेपरेट। यस, तो हो सकता है कि इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट नहीं हो। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, या फिर बात करूं पार्टनरशिप बिजनेस, एलएलपी को अगर छोड़ दे, तो ये सारे जो है इनकी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि यहाँ पर ओनर की लाइबिलिटी बिजनेस की लाइबिलिटी है ऐसा ही मान के चला जाता है। कंपनी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है, बट इन बिजनेसेस की नहीं होती है। पर फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा ही ये कंसिडर किया जाता है कि ओनर इज डिफरेंट एंड द बिजनेस इज डिफरेंट, एंड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड जितनी इनकम है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। वी आर नेवर गोइंग टू रिकॉर्ड द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर एंड द पर्सनल इनकम्स ऑफ द ओनर। चलो, लेट अस रीड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड द ओनर्स आर separate from its owner. Business is separate from its owner, sorry. And then लिखा हुआ है only the business transactions are recorded in the books of accounts. मतलब कि जितने भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है उन सबको हम अवॉइड करेंगे, उनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इनफैक्ट इतना भी कंसिडर करेंगे कि ओनर ने जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ओनर्स लाइबिलिटी। तो बिजनेस ये कंसिडर करते हैं कि देखो भाई, मैं अलग, ओनर तुम अलग, तुमने मुझे पैसा दिया मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया, तो आई एम अज्यूमिंग दैट, आई मींस बिजनेस इज अज्यूमिंग दैट कि किसी ना किसी दिन हमें ये ओनर को रिटर्न करना है। इसीलिए आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे तो आप लिखोगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक होती है आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी जिसको हम लाइबिलिटी देते हैं, एंड ओनर की तरफ जो लाइबिलिटी बनती है उसका नाम होता है कैपिटल। फिर उसके बाद है हमारे पास
capital, this fourth point, business entity concept is applicable on the business organization. कौन कौन से सोल प्रोप्राइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे और जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. ओके, तो मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, हर जगह दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, और नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. शुरुआत से जब से आप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तब से आपको कई बार ये कॉन्सेप्ट बताया होगा, तो कुछ भी नया नहीं है. एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज दिस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर ओनली रिकॉर्डेड. ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते. जैसे कि 500 बैग्स ऑफ राइस, अगर ऐसा एक हमारे पास लिखा हुआ है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ईच बैग की प्राइस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए. ऐसे ही हमने किसी नए मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी नए सीईओ को अपॉइंट किया है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी हो गई है, क्या हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो, इट्स अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसे रिकॉर्ड नहीं करना है, ये बात जरूर याद रखिएगा. देन द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू. वैल्यू ऑफ मनी चेंज नहीं हो रही है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, अदरवाइज हम मनी की वैल्यू में भी चेंजेस लेके आएंगे तो उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बट मैम मनी की वैल्यू तो चेंज होती है ना, आज इतने डॉलर, $1 का प्राइस 70 रुपीज है, कल 80 हो जाएगा, परसों 60 था. अरे बेटा वो फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, एक्सचेंज वैल्यू की बात हो रही है. हमारी करेंसी की वैल्यू अभी जो है, हम 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही मानेंगे कल भी. क्या मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती? होती है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू कंसीडर करके ही अकाउंटिंग करते हैं. रियल वर्ल्ड में चीजें थोड़ी सी अलग चल सकती है, लेकिन हमें अकाउंटिंग को इजी बना करके करना है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं. और जब भी वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आया एक्सचेंज वैल्यू में, उसे जरूर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन स्टैटिक वैल्यू बाकी मान करके चला जाता है. ठीक है, तो ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है. तो कितने प्रिंसिपल हो गए अभी तक? 2 प्रिंसिपल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. नंबर 1 प्रिंसिपल इज व्हाट? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग. बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग. तो ओनर भाई तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस है और जितनी भी इनकम है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस आएंगे और बिजनेस की इनकम्स आएंगी. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो, जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में क्या हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है, ओनली वही ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. बाकी के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर सकता है जिसको हम मॉनेटरीली मेजर कर सकते हैं. देन गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे कि आज हमने टेस्ट लिखा और हमको टीचर बोले आपको रिजल्ट मिल जाएगा थोड़े दिन में, कुछ पता ही नहीं कितने दिन में मिला, 1 महीना निकल गया, बच्चे पूछते रहे कि रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ. फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स बोलने भी लगे, जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा था वो फिर भी पूछे जा रहा है. दूसरा महीना भी चल रहा है, तीसरा महीना भी चल रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग? हो ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, पेपर इज नॉट कमिंग. ओके, जो आंसर शीट आपकी करेक्टेड आ ही नहीं रही है. 1 साल बाद टीचर आती है और आपको आंसर शीट देती है, जबकि आप दूसरे क्लास में प्रमोट होकर भी चले गए कि देखो देखो लास्ट ईयर तुम लोगों ने पेपर लिखा था ना, उसका रिजल्ट अब आ गया है, ये लो आंसर शीट लो. मुझे बताओ कि क्या उसकी कोई रेलेवेंस रहने वाली है? आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, 96-97% स्टूडेंट भूल भी गए होंगे कि हमने कोई टेस्ट लिखा था और कैसा हुआ था वो टेस्ट, वो भी भूल गए होंगे. और अब आप रिजल्ट लेके आ रहे हो तो उसकी जो रिलेवेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो चुकी है भाई, खत्म हो चुकी है. अब कोई मतलब नहीं है. अगर किसी को 50 में से 50 भी आ गए या किसी को 50 में से 2 नंबर भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नाउ उसका रिलेवेंस चला गया. ऑलरेडी प्रमोट होकर बच्चे दूसरी क्लास में पहुंच चुके हैं और जो उनका रिजल्ट था उसका कोई भी मतलब नहीं है. अब मतलब कि टाइम पीरियड लैप्स हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है. तो इसीलिए हमेशा टाइम पीरियड किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है. क्या ये अकाउंटिंग में भी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली एप्लीकेबल है. हम बिजनेस क्यों करते हैं? पता क्यों करते हैं हम बिजनेस? हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं. तो अगर हमें अपने बिजनेस का पीरियोडिक बेसिस पे रिजल्ट ही ना पता चलता रहे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारी बैलेंस शीट कैसी है, टैली कर रही है कि नहीं, हमारी सिचुएशन पोजीशन कैसी है, कि क्या हमारे एसेट्स हमारे लाइबिलिटी के बराबर है कि नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है और हम बिजनेस करते जा रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस एक दिन या तो डूब जाएगा या फिर उसका रिजल्ट पता ना होने की वजह से जो ओनर है उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा काम करने के लिए. तो
क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस का रिजल्ट पता चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक पीरियड, एक टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जनरली ये 1 साल का होता है। 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड में हम सारी अकाउंटिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। कंपनीज के लिए आगे जाके आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं कि कंपनीज को एवरी क्वार्टर में अपना रिजल्ट निकालना होता है, पब्लिश भी करना होता है, ठीक है। हाँ, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बिजनेसेस थोड़े छोटे होते हैं, इसीलिए वो 1 साल के एंड में बना सकते हैं। लेकिन क्या बीच बीच में भी करके देख सकते हैं? डेफिनेटली। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में नहीं करके देख सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो फिर जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एक वन हैज टू बी फॉलोड सो दैट एक डेडलाइन पता हो कि यहाँ तक हमें अकाउंट्स का जो कंप्लीशन है वो कर लेना है, रिजल्ट निकाल लेना है। देखो क्या लिखा हुआ, लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जनरली क्योंकि 12 मंथ्स का ही पीरियड चलता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 12 मंथ्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इट कैन बी मोर और लेस देन दैट आल्सो। At the end of each accounting period, result and position of business is being found out. अब ये जो दो वर्ड है ना बच्चों, रिजल्ट एंड पोजीशन, ये बहुत ही डीप वर्ड्स है। बहुत सारे लोग इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं, बताते भी नहीं है कि रिजल्ट का मतलब क्या होता है और पोजीशन का मतलब क्या होता है। रिजल्ट एंड पोजीशन अपने आप में दो डिफरेंट चीजें हैं। रिजल्ट आपको कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलता है कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको रिजल्ट बताता है। और पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ये होती है कि देखो भाई, तुम्हारी एसेट्स इतनी है, तुम्हारी लाइबिलिटी इतनी है, वो पोजीशन स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट। तो इन दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है किसी का पोजीशन स्टेटमेंट सही हो लेकिन उसका प्रॉफिट काफी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी का लॉस हो लेकिन दिस इज अ सिचुएशन कि उसका पोजीशन स्टेटमेंट सही सही चल रहा है, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। नॉर्मली अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो करता है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही चल रही होती है, लेकिन क्या इसमें सिंक ना हो? ऐसा हो सकता है, हो सकता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। जैसे कि सोचो ना कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन कैसी है? अभी तो अच्छी है, लेकिन उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब उसके पास प्रॉफिट नहीं आता है, उसके पास रेगुलर बेसिस पे कुछ नहीं आता है। तो वो कैसे खर्चा चलाएगा अपना? धीरे धीरे इन्हीं एसेट्स को सेल आउट करेगा और धीरे 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 करके यहाँ से पैसा कमाएगा। कमाएगा क्या मतलब? पैसा निकालेगा खर्चा करने के लिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो एसेट्स है वो कम होते जाएंगी, और जो उसने लोन वगैरह लिए होंगे, कहीं से उधारी उधारी लिया होगा चुकाने के लिए, उनको चुकाने में सारी एसेट चले जाएंगी। तो क्या ऐसा बिजनेस अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा बिजनेस, जिसकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं होता है। और एक तरफ दूसरा है जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हार्डली जैसे तैसे करके एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, लेकिन प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज अ ग्रोइंग बिजनेस। सोचो ना, 5 साल बाद ये बिजनेस उस बिजनेस से आगे चला जाएगा जिसके पास अभी बहुत अच्छी वेल्थ है लेकिन रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं। तो ये रिजल्ट एंड जो आपका जो पोजीशन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में एक अच्छे से बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए, जो कि लॉन्ग रन में आपके बिजनेस कहाँ स्टैंड करेगा उसके बारे में बताते हैं। चलो, ये था एक्स्ट्रा ज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों भाई? मैनेजमेंट को क्यों पता होना चाहिए? मैनेजमेंट को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, या हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई टेस्ट ही नहीं लिख रहे, और हम सोचते हैं हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आपको रेगुलर इंटरवल पे स्कूल आपकी टेस्ट क्यों कंडक्ट कराता है? यही पता करने के लिए स्कूल को भी पता चल जाए कि भाई सारे बच्चे कैसा परफॉर्म करें, और बच्चों को भी पता चल जाए कि मुझे तो लग रहा है मैं बहुत पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं टेस्ट लिखने जाती हूँ तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते। तो इसका मतलब आई हैव टू चेंज माई स्ट्रेटेजी, आई विल हैव टू चेंज समथिंग सो दैट आई स्टार्ट गेनिंग मोर मार्क्स। सो यही बात है कि मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए वेदर दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो देन दे व्हाट आर डूइंग? तो उनको क्या करना है? उनको कुछ और स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उनको कुछ और क्या तैयारी करनी है सो दैट दे कैन अर्न प्रॉफिट्स। तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि बिजनेस का रिजल्ट क्या है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर, कौन लोग इन्वेस्टर है? नॉर्मली कंपनी वगैरह में आप देखोगे कि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने पैसा लगाया, उनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हमने जहां पैसा लगाया वो बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली दे विल बी ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो उसके लिए एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करो भाई। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करो और उन्हें बताओ ये था रिजल्ट, इतने पीरियड का ये रिजल्ट निकला। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट? टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को। कितना प्रॉफिट कमाया? अच्छा तुमने इतना प्रॉफिट बनाया, चलो निकालो हमको टैक्स दो। क्योंकि गवर्नमेंट कहां से खर्चा करेगी? गवर्नमेंट को जितना भी सोशल वर्क करना होता है उसके लिए टैक्स रेवेन्यू से जो है उनको पैसा मिलता है।
फिर उसके बाद वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनको भी इंटरेस्ट रहता है पता करने में ये कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, भाई मेरे सैलरीज वगैरह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी, कि जितनी मिल रही है उतनी मिलती रहेगी या उससे कम हो जाएगी। सो ये सब बातें अदर ग्रुप्स को भी पता होनी चाहिए। तो सबको इंटरेस्ट रहता है बिजनेस का रिजल्ट एंड पोजिशन पता करने के लिए। उसके बाद है टैक्स लाइबिलिटी कैन बी मेट टाइमली। तो गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करना है, अदरवाइज पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी, उसको हम टाइमली पे कर पाएंगे अगर हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को फॉलो किया हुआ है। तो ये था आज का थर्ड प्रिंसिपल, जहां पे हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को भी देख लिया। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। छोटा सा वीडियो रखा है, नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा प्रिंसिपल लेके आने वाली हूँ। एक एक को फटाफट रिवाइज कर लो, यहाँ जैसे लिखा हुआ है लिख के भी देख लो साथ साथ में। मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप साथ साथ में लिख के भी देख लो, बिका क्योंकि चाहे कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी प्रिंटेड मटेरियल आपके सामने हो, बुक्स हो, पीडीएफ हो, सॉफ्ट कॉपी, वो सब एक तरफ होता है और आपका अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स एक तरफ होता है। तो आप अपने हाथ से लिखिए, लर्न करिए, लिखिए। ये आपको बचकाना लग सकता है, आप क्लास 11th में सोच रहे पहुंच गए तो आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं होता है। हमेशा से जो वही मेथड रहा है कि लिख के लर्न करके आप ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी लर्न कर लिया और एग्जाम के दिन वो याद ही नहीं आया तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब। तो आप अभी के अभी तुरंत ये काम खत्म कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, और आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू फिनिश दिस प्रोसेस टुडे इटसेल्फ। वी विल मीट वंस अगेन। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर एंड लाइक का बटन प्रेस करके रखिए। मैं आपको फिर दोबारा से मिलूंगी और फिर कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी।